हेलो एवरीवन, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल साइंस फोकस में। स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। 20 मार्क्स के आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो होते हैं वो एमसीक्यूज़ होते हैं, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं और कुछ हमारे 1 वर्ड के क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सभी बच्चों के लिए बहुत दिक्कत करते हैं। कई बच्चों को पता ही नहीं चल पाता, समझ ही नहीं आ पाता उनको कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं एक एमसीक्यू सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको मैंने नाम दिया है एमसीक्यू चैम्प। इस सीरीज़ में चैप्टर वाइज आपको पूरे चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज़ दिए हुए होते हैं उन सभी एमसीक्यूज़ को आपको करवाया जाएगा, समझाया जाएगा और उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपके जो सीबीएसई के जो एग्ज़ाम होते हैं, जिन भी क्लासेस में आप पढ़ते हैं उसके लिए तो यूज़फुल हैं ही। इसके अलावा अगर आप एनटीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या केवीपीवाई का एग्ज़ाम देते हैं या ओलंपियाड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल है जो इस समय सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान इनमें से क्या नहीं होता। तो पहला आपको दे रखा है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। ये तो होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल ये भी होता है, नया सब्सटेंस बनता ही है केमिकल चेंज में। और एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। ये इसमें क्या कह रहा है ये कि एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं किस में, दूसरे में। मीन्स अगर मान लो कार्बन का एटम है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, नाइट्रोजन में। क्या ऐसा होता है? नहीं। तो ये ऑप्शन हमें लग रहा है करेक्ट। एक बार फिर भी हम डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, ये भी होता है। इसने पूछा था कि इनमें से क्या नहीं होता, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन। इनमें से किस में केमिकल रिएक्शन नहीं होती। डाइजेशन ऑफ फूड, हम जानते हैं फूड का जब डाइजेशन होता है मीन्स कंबशन होता है, तो एक केमिकल प्रोसेस है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो वो बर्न होती है, वो जलती है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है क्योंकि बर्निंग आ गया इसमें। रेस्पिरेशन, अगेन हमें पता है क्या होता है कि केमिकल चेंज होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि इसमें जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फूड का कंबशन होता है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग। तो इसमें जो इनका करेक्ट आंसर लग रहा है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। हम क्या कर रहे हैं इसमें, कैंडल को हीट कर रहे हैं, बर्न हम नहीं कर रहे, जला नहीं रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब इसको हम हीट करेंगे तो वैक्स पिघल जाएगा, लेकिन दोबारा से वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए येलो प्रेसिपिटेट यू शुड मिक्स विद इट ए सॉल्यूशन ऑफ। देखो इसको आप ज़रा ध्यान से एक बार समझेंगे। आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है लेड नाइट्रेट का। हम सब जानते हैं कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हमारा होता है PbNO3 का ट्वाइस, ठीक है। ये कहता है कि आपको येलो प्रेसिपिटेट चाहिए, तो आपको इसमें मिक्स करना होगा किसके साथ, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम सल्फाइड और पोटेशियम आयोडाइड। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पोटेशियम आयोडाइड। ये रिएक्शन आपने भी शायद पढ़ी हुई होगी, नहीं पढ़ी तो आप एक बार देख लें। देखो अगर हम इसकी पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें आयंस का एक्सचेंज होगा और एक प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा PbI2। साथ ही साथ एक प्रोडक्ट इसमें बनेगा हमारा KNO3। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ये जो PbI2 है, लेड आयोडाइड जो प्रोडक्ट बना है, यही हमारा होता है येलो प्रेसिपिटेट। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन एसिड विच कैन डीकलराइज पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज। देखो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का एक फॉर्मूला होता है, ये मैं साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा जो आपके लिए यूज़फुल होगी। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है क्या, KMnO4, और ये हमारा कुछ पर्पल कलर का होता है या हम कह सकते हैं वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। अगर हम इसमें सिट्रिक एसिड मिला दें तो ये डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। अब आप याद रखने का तरीका मैं बता सकता हूँ। देखो ए जो ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड या मिनरल एसिड है, कार्बोनिक एसिड भी एक मिनरल एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक मिनरल एसिड है, जबकि सिट्रिक एसिड आपको कैसा ऑप्शन दिया हुआ है जो नेचुरल एसिड है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है दो सब्सटेंस के बीच में हो रही है, उसमें अगर कलर ऑरेंज से ग्रीन में चेंज हो रहा है तो वो दोनों सब्सटेंस क्या होंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, अभी अभी आपने पढ़ा था कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो कैसा होता है, पर्पल कलर होता है या वॉयलेट कलर होता है, और आपको ऑप्शन नंबर बी में पोटेशियम परमैंगनेट दिया हुआ है, जबकि इसने कलर क्या बोला था हमको, ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो बी और डी ऑप्शन तो यहाँ पर हो ही नहीं सकते। आप याद रख लें कि जो ऑरेंज कलर है वो होता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2Cr2O7, ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है ये, ठीक है। और यानी कि ए और डी में से एक ऑप्शन आना चाहिए। डी में लेकिन कह रहा है कि CO2 गैस बन रही है, और CO2 हम जानते हैं ये कलरलेस गैस होती है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको इससे ये भी याद हो गया होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का कलर ग्रीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। केमिकल रिएक्शन जो होती है क्विक लाइम और वाटर के बीच में क्या होगा इसके अंदर, तो फटाफट से आप देखेंगे एक बार। क्विक लाइम का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वाटर हमारा होता है क्या, H2O। अगर हम इनके बीच में रिएक्शन करवाएं तो आप जानते हो अच्छे से क्या बनेगा हमारा, स्लेक्ड लाइम बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, क्या इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है, नहीं। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ये हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रेसिपिटेट, और चेंज इन द कलर ऑफ द प्रोडक्ट। देखो ध्यान से सुनना, स्लेक्ड लाइम बन तो रहा है लेकिन प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें टेम्परेचर का चेंज जरूर होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पहला आपको दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम कार्बन के ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, जिससे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। देखो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हमें इनमें हीट देनी पड़ रही है ना। सी ऑप्शन में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का, ये तो कंबशन रिएक्शन हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। डी ऑप्शन एक बार चेक कर लें, इसमें भी आपको पता है जिंक और HCl की जब रिएक्शन कराते हैं तो हीट रिलीज होती है, तो ए और बी में से एक होना चाहिए। उसमें भी ए के चांसेस कम लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। आप जानते हैं ना ये कंबशन हो रहा है एक तरीके से, भले ही इनकम्प्लीट हो रहा है लेकिन कंबशन हो रहा है, तो हीट इसमें रिलीज हो रही होगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं है। ध्यान से सुनना, एंडोथर्मिक नहीं है इसका मतलब क्या है, वो एक्सोथर्मिक होगी, है ना। फर्स्ट ऑप्शन में आप देखो CaCO3 से CaO बन रहा है, तो इसको ज़रूर हम हीट कर रहे होंगे। ट्रायंगल का निशान बनाया, इसका मतलब हीट होता है, और हीट करके ये टूट रहा है। अब देखो ना, रिएक्टेंट एक ही है, प्रोडक्ट दो हैं, तो मीन्स ये डिकम्पोजिशन है, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी अगर आप एक बार चेक करें, 6CO2 + 6H2O, इससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है। आपको याद होगा ये वाली रिएक्शन हमारी कौन सी होती है, बताएं जरा जल्दी से मेरे को। ये सी की जो रिएक्शन है कहाँ आपने पढ़ी है, कौन सी रिएक्शन है, किस नाम से इसको हम जानते हैं, फटाफट से आप कमेंट करें जल्दी से। हाँ, तो ये हमारी जो रिएक्शन होती है ये होती है कौन सी,
फोटोसिंथेसिस की, ठीक है ना। CO2 H2O से क्या बन रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है। डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ग्लूकोज का कंबशन हो रहा है, और आपको पता है कंबशन जब भी होता है तो उसमें हीट रिलीज होगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप में से कुछ बच्चे जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये भी हमारी फर्स्ट वीडियो है MCQ सीरीज़ की। इसी तरह की और भी वीडियोस मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा, तो आप उन वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ ही साथ अभी के अभी आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट भी करते रहें। आप जैसे कमेंट आपने इस तरह से करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने 7 लिख देना है, और जो भी इसका ऑप्शन है, जैसे 7 का ऑप्शन हमारा आया था B, तो आपने लिख देना है 7B, या 8 का क्वेश्चन हमारा आया है D, तो आपने लिख देना है 8D। तो आप भी साथ साथ इन्वॉल्व रहें, इंटरेक्शन आप भी करते रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इनमें से कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अभी अभी मैंने बताया था, आंसर बताएं जल्दी से इसका क्या होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में तो हीट रिलीज नहीं होती, देनी पड़ती है, तो ये नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आपने अभी भी पढ़ा था, हीट रिलीज होगी, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज इन केमिकल रिएक्शन, दिस लॉ इज। किस लॉ की वजह से हम सभी रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। इसका आंसर तो देखो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, ये आपने ही मुझे बताना है कमेंट करके, जल्दी से आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड। किसी भी सब्सटेंस से अगर हम ऑक्सीजन का रिमूवल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, आपने एक बात पढ़ी हुई थी, मैंने आपको बताई थी, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। 2 हमने टर्म पढ़े थे, एक होता है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का इंक्रीज होना या हाइड्रोजन का डिक्रीज होना, दोनों में से एक चीज़ होती है। इसी तरह से एक होता है रिडक्शन, रिडक्शन में उल्टा होता है, ऑक्सीजन का डिक्रीज होना या हाइड्रोजन का इंक्रीज होना। तो ये आप इसको ज़रूर याद रखें, शॉर्ट वे में आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये कह रहा है ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, और अभी अभी आपने देखा ऑक्सीजन जब रिमूव होएगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। तो नो डाउट इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज नॉन एज। ध्यान से समझें, आपको क्या रखा है ना, हाइड्रोजन का रिमूवल। एक बात मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन का जो रिमूवल होता है ना, उसको हम डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं, लेकिन इसने क्लियरली मेंशन कर दिया रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है। तो वही जो अभी अभी आपने पढ़ा था, हाइड्रोजन जब रिमूव होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन, ठीक है, अभी अभी जो हमने समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज दैट ऑफ। आयरन मेटल का जब कोरोजन होगा, जिसको हम रस्टिंग भी कहते हैं, तो उस दौरान हमसे ये पूछ रहा है कि वो जो रिएक्शन होगी वो किस तरह की रिएक्शन होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन और डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑक्सीडेशन और कॉम्बिनेशन होगा। देखो ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है उसमें, और कॉम्बिनेशन भी होता है। तो रस्ट का आपको फॉर्मूला पता होगा, Fe2O3.XH2, ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो मीन्स इसमें कॉम्बिनेशन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन इज। ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स में जब स्मेल आने लग जाती है, टेस्ट खराब होने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बताएं जरा आंसर। बिल्कुल, इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर D, रेंसिडिटी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन एटमॉस्फेयर ऑफ। इसका आंसर बताएं आप। ये पूछ रहा है हमसे कि अगर पोटैटो चिप्स को पैकेट्स में जब डाला जाता है तो पैकेट्स में कौन सी गैस भरी जाती है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। यस, C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन गैस उसमें फिल की जाती है, क्योंकि आप जानते हो नाइट्रोजन गैस क्या होती है, इनर्ट गैस होती है, और ये जो इनर्ट गैस है ये ऑक्सीजन से ऑयल से ये रिएक्ट नहीं करती, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वाइट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू। बहुत ध्यान से समझेंगे भाई इस क्वेश्चन को आप। इसमें कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ना, जैसे मान लो ये रहा हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। H2SO4 में हम क्या मिलाएं कि हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिले। तो आप बहुत ध्यान से समझें कि वाइट प्रेसिपिटेट जो आपने पढ़ा हुआ है एक, वो होता है किसका, बेरियम सल्फेट का, है ना, बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट होता है। इन तीनों चारों ऑप्शंस में से जो बेरियम है वो इसमें आ रहा है। एक बार इसको ट्राई करके हम देखते हैं। तो बेरियम क्लोराइड की अगर आप H2SO4 से कराओगे तो देखो ये बेरियम और ये SO4 मिलकर ये बना देंगे, और साथ में H और Cl मिलकर क्या बना देंगे, HCl। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता ही है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होती है, आयंस का एक्सचेंज होगा और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। 17 क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। ए वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इफ वी ऐड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन टू। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से एक बार आप मुझे बताएं। कहता है कि अगर हम कॉमन सॉल्ट को इनमें से किस सॉल्यूशन में मिलाएं कि हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिले, तो उसका क्या आंसर होगा। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है NaCl, ठीक है। अगर हम NaCl को, देखो इसने ये बोला है ना कि वाइट प्रेसिपिटेट चाहिए, यहाँ पर NaCl है ना। अगर हम इसमें AgNO3 ले लें, ट्राई करके देखते हैं ना पहले। AgNO3 अगर हम लेते हैं तो आप ध्यान से समझना, Ag और Cl मिलकर क्या बना देते हैं, AgCl बना देंगे, और इधर बना देंगे क्या, NaNO3। आप ये बात अच्छे से जानते हो कि AgCl का जो कलर होता है वो वाइट होता है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये वाइट कलर का जो AgCl है यही तो कन्वर्ट होता है किसमें, ग्रे में। तो इसने ये पूछा था हमसे कि भाई वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, और किसी ऑप्शन में वाइट प्रेसिपिटेट हमारा नहीं बन पाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ मेटल M। आपको एक मेटल दी हुई है, आप इसमें देखें ध्यान से। M की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है और क्या बन रहा है इसमें, M2O3 मेटल ऑक्साइड। तो इसमें हमें क्या पता चलता है, कॉम्बिनेशन एज वेल एज रिडक्शन। नहीं, रिडक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है ये, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डिकम्पोजिशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट नहीं। कॉम्बिनेशन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, बिल्कुल देखो कॉम्बिनेशन तो हो ही रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आप इन वीडियोस को, जो भी मैं ये वीडियोस बनाऊंगा, ये सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं, तो इसलिए आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। जितना ज़्यादा आप नॉलेज को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको ही बेनिफिट इसका होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब हम 19th क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज। अभी तो हमने पढ़ा था, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, यह आपके लिए क्वेश्चन है, अभी कमेंट करके आप मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाई एक्शन ऑफ लाइट। अभी मैंने बताया था, आपने एक रिएक्शन पढ़ी हुई है डिकम्पोजिशन की, है ना, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसको हम कहते हैं। AgCl को अगर हम क्या कर देते हैं, सनलाइट में अगर हम रख देंगे, किस में रख देंगे, अगर सनलाइट में, तो आपको पता है ये कलर इसका चेंज हो जाता है, ये वाइट होता है, वाइट से क्या हो जाएगा, ग्रे। तो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द रिएक्शन KBr प्लस AgNO3 से क्या बन रहा है हमारा, KNO3 प्लस AgBr। तो कौन सी रिएक्शन है, आपको क्लियर ये दिख रही होगी, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों है डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो K के ऊपर चार्ज होता है +1, Br के ऊपर चार्ज होता है -1, Ag के ऊपर चार्ज होता है +1, NO3 के ऊपर चार्ज होता है -1। जब प्रोडक्ट बन रहा है तो KNO3 आ रहा है ना, यानी K इधर से आ रहा है, NO3 इधर से आ रहा है, मीन्स दोनों के आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। इसी तरह से ये बना, ये कैसे बना, Ag और Br ये दोनों भी एक्सचेंज हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डेफिनेशन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्या डेफिनेशन थी, द रिएक्शंस इन विच
exchange of ions take place and formation of precipitate occurs are known as double displacement reaction। तो इसमें ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन Mg प्लस CuO MgO प्लस Cu, ये हमें दी हुई है। तो क्या हो रहा है इसमें, क्या डिकम्पोजिशन हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी इसमें डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप देखो क्या कॉम्बिनेशन है, नहीं कहेंगे इसको, रिडॉक्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट तो ये नहीं है, रिडॉक्स है और डिस्प्लेसमेंट भी इसमें हो रहा है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा ये मेरे ख्याल से होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन में, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि ऑप्शन जो हैं सारे सही रहें, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझसे वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप ये चाहते हैं कि ये PDF भी आपको अगर मिल जाए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको इसमें शो हो रहा होगा, यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है मेरा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो ये मैं आपको शेयर कर दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो बताएं मुझे। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर, वाटर वेपर, फिजिकल चेंज नहीं है, मीन्स केमिकल चेंज होना चाहिए। तो आप बस ये ढूंढो कौन कौन सा केमिकल चेंज है इसमें। तो सीधा सीधा हमें ऑप्शन दिख रहा है कंबशन, कंबशन आ रहा है ना, LPG का कंबशन करते हैं तो न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 24th क्वेश्चन है, फॉलोइंग रिएक्शन आपको दी हुई है, NH3 + 5O2 NO + 6H2O, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है या न्यूट्रलाइजेशन है। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट भी इसमें हो रहा है और रिडॉक्स भी है, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और NO बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट है, और फर्स्ट और थर्ड में क्या आ रहा है? सी, तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं जल्दी से देखते हैं। Fe की रिएक्शन हम H2O से कर रहे हैं तो Fe3O4 + 4H2 बन रहा है। तो इसमें देखो आयरन जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है वो। वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा? नहीं, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम हमेशा रिएक्टेंट साइड में से देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट होना चाहिए, और सेकंड इसमें दे रखा है, एक बार इसमें सेकंड देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सेकंड भी तो होगा ना इसका, क्यों? क्योंकि वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है खुद वो रिड्यूस्ड होते हैं, तो बिल्कुल इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से कौन से रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हैं? तो आप बताओ। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड सब्लिमेशन। तो इसका आंसर आ जाना चाहिए ये दोनों। क्विकलाइन से अगर हम रिएक्शन कराएंगे वाटर की वो एक्सोथर्मिक है, और डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लें और कमेंट करके इसका मुझे आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को हमने KMnO4 में मिलाया है। लाइट पर्पल कलर जो होता है सॉल्यूशन का वो फेड होने शुरू हो जाता है और फाइनली डिसअपीयर हो जाएगा। तो कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा? आप एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो KMnO4 होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइज कर देगा उसको, और कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर, एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, नो डाउट। सेकंड तो आपको दिख ही रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ही। फर्स्ट में नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कंबशन है, और ये वाली भी हमारी कंबशन है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आ जाएगा बी, सेकंड ओनली। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में लॉन्ग टाइम के लिए अगर रख दें तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा, क्यों? बताएं जरा अभी आंसर जल्दी, बिना ऑप्शंस देखे हुए। आपको पता है ये वाली बात, अभी बताया था मैंने
डिकम्पोजिशन हो जाता है ना, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और उससे क्या हो जाता है, सिल्वर मेटल बनती है। तो अब ये देखें यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा इसमें, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका होगा। और क्लोरीन का डिकम्पोजिशन नहीं होता, ना सब्लिमेशन हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड। देखो हम जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बहुत तेज़ी से, विग्रसली का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी से वाटर से रिएक्ट करता है। तो अगर ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है, आप जानते हैं क्या बनेगा, बिल्कुल लाइम वाटर हमारा बनता है ना, ये रहा। तो अकम्पेंड बाय द लिबरेशन ऑफ हीट, हीट भी इसमें रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको हम स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। हाँ, ये जरूर आप याद रख लें कि लाइम वाटर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्लेकिंग ऑफ लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में मिलाएंगे तो लाइम वाटर बन जाएगा, ठीक है, इसी को लाइम वाटर कह देते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड सॉल्यूशन फॉर्म्ड। देखो पहली बात, ये एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक नहीं होता। पीएच जो है इसकी, क्योंकि ये बेस है, और अगर बेस है ना तो पीएच आप याद रखें, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे आप पीएच वाला टॉपिक, वैसे पढ़ भी लिया होगा आपने, बढ़ा दिया मैंने आपको, 7 से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसलिए सेकंड और थर्ड इसका ऑप्शन आ जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। आप जानते हो, हमें नाम से ही समझ में आ गया एग्जाम्पल देखकर, फिर भी मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ। बेरियम क्लोराइड है, दूसरा हमने लिया है अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है NH4 का ट्वाइस और SO4। कहता है कि इससे रिएक्शन से बन जाएगा बेरियम सल्फेट, क्या बन रहा है इसमें, बेरियम सल्फेट, और साथ में एक बनेगा अमोनियम क्लोराइड। तो ये पूछ रहा है कि कौन से रिएक्शन है, तो आप देखो ना आयंस का एक्सचेंज हो रहा है इसमें और एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो आप आंख बंद करके भी लिख सकते हो कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट भी बन रहा है इसलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे। आधे से ज़्यादा बच्चे याद रखना इसका ऑप्शन सी लिख कर आ जाएंगे और कहेंगे भाई हमारा क्वेश्चन तो सही है, आंसर सही लिखा है, लेकिन आप ध्यान से देखें ये गलत हो जाएगा, 1 नंबर आप फालतू में कटवा लोगे। तो इसमें पूरा क्वेश्चन को जरूर आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। आंसर बताएं। ये कहता है जब वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रेशियो क्या होगा। एक बार देखते हैं, H2O में इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करेंगे तो H2 + O2 बन जाएगा। रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर भी 2 आएगा। तो देखो हाइड्रोजन गैस के कितने मोल आ रहे हैं, 2। ऑक्सीजन गैस के कितने मोल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, 1। तो यानी 2:1 रेशियो हमेशा इसका रहेगा जो फिक्स होता है। तो आप याद रख लें 2:1 इज द करेक्ट आंसर। 34th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन से एंडोथर्मिक है जिसमें हीट आपको देनी पड़ती है ना। तो डाइल्यूशन तो नहीं होगा, इसमें हीट रिलीज होगी। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन में आप जानते हो ना कि जो वाटर वेपर्स हैं वो किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आके कंडेंस्ड हो जाती हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, बिल्कुल ये होगा। सॉलिड हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है हीट एब्जॉर्ब करके, और इवेपोरेशन। तो सेकंड और फोर्थ इसका आंसर हमें करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ए करेक्ट आंसर आएगा। 35th क्वेश्चन है हमारा, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी ये जो भी रिसेंटली जो बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं 1920 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो समझ ले बहुत ध्यान से। आपको अगर आंसर पता है तो आंसर भी बताएं मुझे। कहता है कि पोटेशियम आयोडाइड जो है और लेड नाइट्रेट है, देखो पोटेशियम आयोडाइड ये रहा और लेड नाइट्रेट हम जानते हैं ये रहा, ठीक है। इनकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है हमारा PbI2 लेड आयोडाइड, ठीक।
और साथ में एक बन जाएगा इसमें क्या, पोटेशियम नाइट्रेट मीन्स KNO3। अच्छा, आपको अगर ये फॉर्मुलेज बनाने में या रिएक्शंस हम कैसे लिखते हैं इसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएं, मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगा कि कैसे आपको फॉर्मुलेज बनाने हैं और केमिकल फॉर्मूले कैसे आप याद रख सकते हैं और कैसे इनकी रिएक्शंस आप लिख सकते हैं। चलिए, इसमें कहता है, अभी देखो हमने यहाँ पर लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करवाई है, ठीक है। ये कहता है अगर लेड नाइट्रेट नहीं है ना, लेड नाइट्रेट अगर नहीं है तो इनमें से लेड नाइट्रेट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखो समझने वाली बात है इसमें। लेड नाइट्रेट में आप देखो लेड की वैलेंसी क्या है, +2। लेड की वैलेंसी है +2, नाइट्रेट की होती है कितनी, -1। नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है, -1। तो इन ऑप्शंस में से वो ऑप्शन देखो जिसकी वैलेंसी इसके जैसी आ रही हो। यहाँ अगर आप देखेंगे लेड सल्फेट फर्स्ट ऑप्शन, लेड की +2 होती है लेकिन सल्फेट की -2 होती है, तो नहीं लेंगे। लेड एसीटेट आप देखेंगे, लेड में इसकी क्या हो जाएगी, +2, एसीटेट की होती है -1, ये ऑप्शन हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट, अगेन अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, चार्ज होता है +1, तो ये भी नहीं होगा। पोटेशियम सल्फेट ये होता है +1 और -2, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें बनेगा क्या, आप देखो लेड एसीटेट कैसे काम करेगा। लेड एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला एक बार मैं सिखा देता हूँ। जैसे लेड है, चार्ज आप याद रखेंगे +2 होता है, और एसीटेट जो है उसका चार्ज होता है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ना इनकी, तो ये फॉर्मूला एक आ जाएगा PbCH3COO का ट्वाइस। तो इसकी जगह पर हम ये ले सकते हैं जो उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसी तरह का और भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने उसमें बस यही ध्यान रखना है कि कौन से ऑप्शन में जो आयंस हैं, जो चार्जेस हैं, जो वैलेंसी है वो सेम है उसके जैसी, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप मुझे ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। आप अगर मुझे बताएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और आगे फिर मैं वीडियोस और जल्दी जल्दी मैं इसमें अपलोड करना शुरू कर दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, थोड़े से क्वेश्चन हमारे और बचे हैं बस, ठीक। 36 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। अभी अभी आपको बात पढ़ी हुई है आपने ये कि अगर आपको ऑयल को स्टोर करना है लॉन्ग टाइम के लिए तो कौन सी गैस उसमें यूज़ करेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं यूज़ करेंगे तो रिएक्ट कर जाएगा। नाइट्रोजन हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी दे दिया ऑप्शन में, तो ये भी नहीं आएगा। CO2 और हीलियम ये भी नहीं आएगा। डी ऑप्शन आएगा, क्यों, क्योंकि हीलियम और नाइट्रोजन दोनों के दोनों इनर्ट गैसेज होती हैं, ठीक है। तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। 37th क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। लैब में ऑक्सीजन गैस बनाने की जो रिएक्शन है, जो मेथड है वो ये है हमारा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्या ये ऑप्शन आपने करेक्ट वाला बताना है। तो देखो डिकम्पोजिशन तो है ही, और ऑब्वियस ही बात है कि डिकम्पोजिशन है तो उसमें हीट देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक भी होगी, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाना चाहिए। बाकी एक बार बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेने चाहिए हमें। तो सी में आप देखो डिकम्पोजिशन और रिलीज ऑफ हीट, नहीं ये भी नहीं होगा, और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी ये नहीं है, और एक्सोथर्मिक है नहीं, एंडोथर्मिक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 38th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। इनमें से केमिकल रिएक्शन किस में हो रही है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन एन ओपन, एंड हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। सीधा सा यही करेक्ट आंसर होगा ना इसका। कॉपर वायर को हम हीट कर रहे हैं, जला रहे हैं एयर की प्रेजेंस में, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और हैं हमारे लास्ट। 39th क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रीवेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड एट रिएक्शन टेम्परेचर। आपको इसमें ये बताना है कि कौन से ऑप्शन में इनकी करेक्ट स्टेट दिखा रखी है। आप देखो यहाँ पर ब्रैकेट में जो स्टेट लिखी हुई है, ये फर्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे, हम पहले जानते हैं अच्छे से कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस होती है, तो ये एक गैस है, ये एक गैस है, ठीक है, इनमें भी यही आ रहा है। लेकिन जो वाटर बनेगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, जबकि इसमें गैसियस फॉर्म में है, तो ऑप्शन हमारा हो जाना चाहिए सी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, सेकंड में हो रहा है, थर्ड में भी हो रहा है, फोर्थ में नहीं हो रहा। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे, तो मीन्स
डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमने देखो फर्स्ट चैप्टर के, अभी आप ध्यान से सुने मेरी बातें, फर्स्ट चैप्टर के हमने 40 क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आप ये समझ लें कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे इवन वो यूटी ही क्यों ना हो, आपका फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, या आपका किसी भी तरह का कोई भी जो एग्ज़ाम हो, उनमें इन क्वेश्चंस के अलावा आने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि मैंने हर तरीके से कुछ क्वेश्चंस खुद के बनाए हुए हैं, कुछ इसमें जो स्पेशलाइज्ड जो बुक्स हैं उनमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और एनसीईआरटी के भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, तो इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से, बहुत सीरियसली इनको लें और इनको आप याद रख लें। आज जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको अभी ऑप्शंस पता चल गए, ठीक है भी इनके ये आंसर है, एक बार वीडियो आपने देख ली। थोड़ी देर बाद आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं आप आंसर उसका खुद से अपने माइंड में सोच लें कि ये इसका आंसर होगा, और आप देखें क्या उसका आंसर वो आता है या नहीं। तो इस तरह से आपको ये सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। आप सोच के देखो, एक चैप्टर के आप 40 क्वेश्चंस अगर याद कर लेते हो, वन वर्ड वाले या एमसीक्यूज़ वाले, और ऐसे हमने कितने सारे हमारे चैप्टर्स होंगे, हर एक के लगभग 50 या 60 क्वेश्चंस मैं डालूंगा ही इसमें, ठीक है ना। तो आपकी एमसीक्यूज़ की लास्ट तक आते आते बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए ये आप ज़रूर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।